साथियों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एसएन सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कक्षा 10 NCERT हिंदी के अंतर्गत आज कृतिका पाठ से जाज पंचम की नाक, जिसे कमलेश्वर ने लिखा है। तो इसके पहले इस पाठ की बात हम शुरू करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। बात करें इस पाठ की, तो ये एक व्यंग कथा है। इसमें कमलेश्वर ने दिखाया है कि नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा की द्योतक है, प्रतिष्ठा का चिन्ह है। यह कथा सरकारी व्यवस्था पर करारी चोट करते हुए सत्ता से जुड़े लोगों की औपनिवेशिक मानसिकता तथा विदेशी आकर्षण पर तीखा प्रहार करती है। बात कुछ इस प्रकार है कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ हिंदुस्तान आने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। शाही दौरे के लिए जो तैयारियां हो रही थी, उनकी खबरों से समाचार पत्र भरे थे। रानी के दर्जी की परेशानी यह थी कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब और क्या पहनेंगी। उनका सेक्रेटरी, जो जासूस भी था, पहले ही दौरा करने वाला था। नया ज़माना था, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों में छपी खबरें अगले दिन हिंदुस्तानी अखबारों में नज़र आती थी। रानी ने नीले रंग का सूट बनवाया, जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया। 400 पाउंड उस सूट पर खर्चा आ गया। रानी की जन्म पत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे भी छपे। उनके नौकरों, खाना पकाने वाले खानसामों और अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आई। यहाँ तक कि शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छपी। चारों तरफ बड़ी धूम मची हुई थी। राजधानी में खूब तहलका मचा हुआ था। रानी 5000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेंगी, इसलिए कुछ तो होना चाहिए। देखते ही देखते नई दिल्ली की काया पलट होने लगी। सड़कें नई बन गई। इमारतों ने कोमलांगी की तरह श्रृंगार किया, यानी कोमल स्त्रियों की तरह उन्होंने अपने आप को सजाया। सब कुछ होता जा रहा था, लेकिन सबसे बड़ी एक मुश्किल थी, जाज पंचम की नाक। इस नाक की भी लंबी दास्तान है, एक लंबी कहानी है। एक समय इस नाक के लिए कई आंदोलन हुए थे। राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पेश किए थे, चंदा जमा किया गया था, नेताओं ने भी भाषण दिए थे, अखबारों में भी इसकी खबरें छपी थी। जाज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए, इस बात पर बहुत बहस हुई। हर राजनीतिक आंदोलन की तरह कुछ इसके पक्ष में थे तो कुछ विपक्ष में। ज़्यादातर लोग खामोश थे। जाहिर है उनकी ताकत दोनों तरफ बटी हुई थी। जाज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार नियुक्त किए गए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए। उन्हें शानो शौकत से उतारकर अजायब घरों में अर्थात म्यूज़ियम में पहुंचा दिया गया। उसी ज़माने में एक घटना घट गई, एक अनहोनी हो गई। इंडिया गेट के सामने वाली जाज पंचम की मूर्ति की नाक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और मूर्ति की नाक चली गई। एकाएक परेशानी बढ़ गई। रानी आए और जाज पंचम की मूर्ति के नाक ना हो तो बुरा लगेगा। देश का भला चाहने वालों की एक सभा बुलाई गई। सभी इस बात से सहमत थे कि अगर नाक नहीं है तो सबकी इज्जत नहीं रहेगी, अर्थात सबकी इज्जत चली जाएगी। उच्च स्तरीय सभा हुई, दिमाग पर जोर डाला गया और परिणाम यह निकला कि हर स्थिति में नाक का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए एक मूर्तिकार को बुलाया गया। मूर्तिकार ने आते ही सभी हुक्म देने वालों के चेहरे देखे। उन चेहरों पर अजीब परेशानी थी।
कुछ चेहरे लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। उसे जाज पंचम की नाक लगाने के लिए कहा गया। वह जानना चाहता था कि जिस मूर्ति पर नाक लगानी है वह कब और कहाँ बनी थी, इसके लिए किस पत्थर का इस्तेमाल किया गया था, वह पत्थर कहाँ से लाया गया था। सब ने एक दूसरे की ओर देखा। नज़रों ही नज़रों में यह जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालनी चाहिए। बाद में एक क्लर्क को इस बात की पूरी छानबीन करने के लिए कहा गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों को खोला गया पर कुछ पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर बताया कि फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। यह सुनते ही हुक्म देने वाले उदास हो गए। एक विशेष कमेटी बनाई गई और उसे यह काम दे दिया कि जैसे भी हो यह काम करना ही होगा। नाक लगाने का कार्यभार उस कमेटी को ही सौंप दिया गया। मूर्तिकार को एक बार फिर बुलाया गया। उसने हल निकाला कि वह हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाएगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाएगा। कमेटी के सभी सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने बड़े गर्व से कहा कि हिंदुस्तान में हर चीज़ मिल जाती है, खोज करने की आवश्यकता है, मेहनत करनी होगी और इसका फल मिलेगा। आने वाला ज़माना भी खुशहाल होगा। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद लौटकर निराश होकर यह खबर दी कि यह पत्थर कहीं नहीं मिला, यह पत्थर विदेशी है। सभापति ने उत्तेजित होकर कहा कि विदेशियों की सारी चीज़ें हम हिंदुस्तानी अपना चुके हैं। दिल, दिमाग, तौर तरीके, रहन सहन सब कुछ हिंदुस्तान ने अपना लिया है, तो यह हमें पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। पहले तो मूर्तिकार चुप खड़ा रहा, फिर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसके पास एक तरीका है, पर अखबार वालों तक यह बात नहीं पहुंचनी चाहिए। सभापति की आंखों में चमक आ गई। कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। मूर्तिकार ने कहा कि देश में अपने नेताओं की मूर्तियों से वह नाक उतार ली जाए जो जाज पंचम की मूर्ति पर ठीक बैठे। सभापति ने धीमे से कहा कि यह काम बड़ी होशियारी से होना चाहिए। मूर्तिकार देश के दौरे पर निकला। उसके पास नाक का नाप था। उसने सारे देश की मूर्तियों का अवलोकन किया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर सभी जाज पंचम की नाक से बड़ी निकली। सुनकर सब निराश हो गए। सबको दिलासा देते हुए मूर्तिकार ने बताया कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। शायद बच्चों की ही नाक फिट हो जाए। यह सोचकर वह वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी जाज पंचम की नाक से बड़ी निकली। उधर राजधानी में सब तैयारियां हो चुकी थी। जाज पंचम की मूर्ति को साफ किया गया, रोगन लगाया गया, सब कुछ हो चुका, पर नाक नहीं थी। बड़े बड़े अधिकारियों तक यह बात पहुंची। सब परेशान कि जाज पंचम के नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का क्या मतलब। इससे तो अपनी नाक ही कट जाएगी, अर्थात बदनामी हो जाएगी। मूर्तिकार पैसे से लाचार था, पर हार मानने वाला कलाकार नहीं था। उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने पहले वाली शर्त दोहराई। कमरे के दरवाजे एक बार फिर बंद हुए। फिर मूर्तिकार ने अपनी योजना पेश की। नाक लगना जरूरी है, इसलिए 40 करोड़ में से किसी एक की जिंदा नाक काटकर लगा दी जाए। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार चौंक उठा। उसने धीरे से कहा, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। नाक चुनने का काम उसका है, उसे सिर्फ इजाज़त चाहिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। अखबारों में सिर्फ इतना छपा
कि नाक का मसला हल हो गया। राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की मूर्ति के नाक लग रही है। नाक लगने से पहले हथियारबंद पहरेदारों को तैनात किया गया। मूर्ति के आसपास तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसमें ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने ना पाए। इस बात की जानकारी जनता को नहीं थी। रानी के आने का दिन भी नज़दीक आ रहा था। मूर्तिकार अपने बताए हल से स्वयं ही परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी और उसे मदद दे दी गई। दिन आ गया, जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई, यानी ऐसी नाक जो कहीं से भी पत्थर की नहीं लगती। उस दिन अखबारों में एक बात गौर करने की थी। देश में कहीं भी किसी उद्घाटन का समाचार न था। किसी ने कोई फीता नहीं काटा, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, किसी का भी स्वागत नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का भी ताज़ा चित्र नहीं छपा था। सारे समाचार पत्र खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। लेखक पाठकों के विचार के लिए अंत में यह प्रश्न छोड़ देता है कि नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, वह भी बुद्ध के लिए। तो ये इस पाठ का सारांश था दोस्तों। अगर आपको सारांश पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।